वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 को समझाऊंगी। ये चैप्टर एक गज़ल है और इस गज़ल को लिखा है मिर्ज़ा गालिब ने। तो मैं आपको इस वीडियो में इस गज़ल से मुतालिक सभी अल्फाज मायने पढ़ने सिखाऊंगी जो कि आपको बहुत अच्छी तरह लर्न करने हैं, और गज़ल के सभी अशार की तशरीह करना सिखाऊंगी। फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी और ग्रामर से रिलेटेड भी सभी क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। पर इस गज़ल को स्टार्ट करने से पहले गज़ल के शायर का इंट्रो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे किसी भी शायर या मुसन्निफ़ का इंट्रो पूछा जा सकता है। मिर्ज़ा गालिब, इनका जन्म 1797 में और इनका इंतकाल 1869 में हुआ। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की विलादत आगरा में हुई, यानी कि इनकी पैदाइश आगरा में हुई। अभी वे बच्चे ही थे कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इनके चाचा नसरुल्ला बेग ने उनकी परवरिश की। शादी के बाद गालिब दिल्ली आ गए। यहाँ के इल्मी और अदबी माहौल में उनके शेरी ज़ौक़ को और तरबियत हुई, यानी कि दिल्ली आने के बाद जिस जगह वो रहते थे वहाँ का माहौल पढ़े लिखे लोगों का था, इल्मी और अदबी था। तो इससे उनके शार कहने के फ़न में और ज़्यादा तरक्की हुई। बहुत जल्द उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली और आला मकाम हासिल कर लिया। गालिब नज़्म और नस्र दोनों पर यकसा कुदरत रखते थे, यानी कि गालिब नज़्म और नस्र दोनों को ही कहने में ख़ास महारत हासिल करते रखते थे, और दोनों में उनका अंदाज़ बहुत ही मुफरिद और दिलकश होता था, यानी कि दिल को लुभाने वाला होता था। ख़याल की बुलंदी, मज़मून आफरीनी और शौक़ी उनके कलाम की नुमाया खसूसियत, यानी कि ख़ासियत है। उनकी शायरी में इंसान के वजूद और उसकी दुनिया के गहरे मसलों का बयान मिलता है, यानी कि प्रॉब्लम्स का, इंसान की उसके वजूद से रिलेटेड बातों का, मसलों का बयान मिलता है। गालिब जितने बड़े मुफ़क्किर थे उतने ही बड़े फ़नकार भी थे। अपने कलाम की वसअत के साथ साथ गालिब अपनी सिनाई और अपनी तिब्बाई के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि गालिब ने जो बुलंद मर्तबा शायरी में हासिल किया है वही मर्तबा उनकी नस्र को भी हासिल है, यानी कि शायरी और उनकी नस्र दोनों को ही बहुत बड़ा मर्तबा गालिब को हासिल है। दीवाने गालिब में बामुश्किल 2000 अशार हैं, लेकिन गालिब हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया के बड़े बड़े शहरों में शुमार किए जाते हैं। उनके खतूत के मजमूए उर्दू माला और आउदे हिंदी के नाम से शाया हो चुके हैं, यानी कि छप चुके हैं। तो वीडियो को कई बार चलते फिरते रिपीट कर देखना, ये आपको इजीली लर्न हो जाएगा इंट्रो। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और बताना चाहती हूँ कि जिन स्टूडेंट्स की उर्दू वीक होती है उन्हें हमेशा उर्दू स्पेलिंग के साथ लर्न करनी चाहिए। इससे आपकी उर्दू खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ऐसा मैं आपको हमेशा याद दिलाती हूँ, इसलिए अपनी उर्दू स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्पेलिंग के साथ ही लर्न करें। फिर अपने आप जब लर्न हो जाएगी तो बिना स्पेलिंग के भी आप ईज़िली उर्दू पढ़ और समझ पाओगे। तो पहले अल्फाज मैं इन्हें समझाती हूँ। उम्मीद बर ना आना, यानी कि उम्मीद पूरी ना होना। मुइन, यानी कि तयशुदा। सूरत, यानी कि तदबीर, तरीका। मगर, यानी कि शायद। तो सभी अल्फाज मायनों को अच्छे से लर्न करना है और उर्दू की आपको अपनी वर्ड पावर बढ़ानी है। अब मैं आपको इस गज़ल के अशार की तशरीह करना सिखाऊंगी। और एक बात और हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी कोई भी गज़ल या नज़म या रुबाई आएगी तो कोर्स के अंदर कहा गया है कि तशरीह को सयाक़ व सबाक़ के साथ लिखना है। तो सयाक़ व सबाक़ का मतलब क्या होता है कि उसमें ये बताना होता है कि यह गज़ल किस शायर ने लिखी है। तो इसलिए हमेशा तशरीह को लिखने से पहले सयाक़ व सबाक़ को लिखेंगे, अदरवाइज़ आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो पहला शार पढ़कर सुनाती हूँ। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। तो इसकी तशरीह सयाक़ व सबाक़ लिखने के बाद कुछ इस तरह होगी। गालिब ने इस शार में मायूसी का इजहार किया है। उनका कहना है कि हमारी उम्मीद पूरी नहीं होती और ना आइंदा उसके पूरे होने की कोई सूरत नज़र आती है, यानी कि बेउम्मीदी को यहाँ पर ज़ाहिर किया गया है। दूसरा शार है, मौत का एक दिन मुइन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो इसकी तशरीह कुछ इस तरह से होगी। गालिब कहते हैं कि मौत का एक दिन मुकर्रर है, तयशुदा है, वे अपने वक्त पर आएगी, मगर हमारी नींद को क्या हुआ जो रात भर हम जागते रहते हैं। नींद हमसे कोसों दूर है। इस शार का एक मतलब ये भी है कि नींद तो किसी भी वक्त आ सकती है। क्या मौत की तरह इसका भी कोई वक्त मुकर्रर हो गया है जो हम रात भर जागते रहते हैं। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि नींद ना आने को मौत से तशबीह दी गई है कि जिस तरह से
موت کا دن مقرر ہوتا ہے، کیا نیند کا دن بھی اس طرح سے مقرر ہو گیا ہے جو کہ ہمیں رات بھر نیند نہیں آتی ہے؟ اگلا شعر پڑھ کے بتاؤں گی میں آپ کو۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ تشریح کرنے سے پہلے سیاق و سباق میں لکھ دیں گے کہ یہ شعر مرزا غالب کی غزل سے لیے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد تشریح لکھیں گے۔ غالب کہتے ہیں کہ عشق میں ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ پہلے اپنی حالت دیکھ کر خود ہنسی آ جاتی تھی کہ ہم کیا ہیں اور کیا ہو گئے، لیکن اب بدحالی کا یہ عالم ہے کہ اب کسی بات پر ہنسی نہیں آتی، یعنی کہ مایوسی اور افسردگی نے دل کو اتنا پس مردہ یعنی کہ بجھا ہوا کر دیا ہے کہ ہنسنا بھی بھول گئے ہیں اپنی کنڈیشن کو دیکھ کر۔ اگلا شعر ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ تو تشریح میں لکھیں گے غالب کا کہنا ہے کہ میں محفل میں کسی خاص وجہ یا مصلحت کی وجہ سے خاموش ہوں، کسی بات کا جواب نہیں دے رہا ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے بات کرنی نہیں آتی ہے۔ نیکسٹ شعر ہے کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو اس کی تشریح ہوگی، یہ غزل کا مقطع ہے۔ مقطع کسے کہتے ہیں؟ غزل کی سب سے لاسٹ لائن میں جس میں شاعر کا نام لکھا ہوتا ہے۔ تو دھیان رکھیں گے کہ یہ غزل کا مقطع ہے، اور اس شعر میں غالب خود پر طنز کر رہے ہیں کہ تم کس منہ سے کعبے جاؤ گے، ساری زندگی تو برے کاموں میں گزاری ہے، اگر پابند صوم و سلوہ ہوتے تو پھر خدا کے اس پہلے گھر میں جاتے ہوئے اچھے لگتے، تم کو شرم آنی چاہیے کہ ایسی حالت میں کعبہ جاؤ گے۔ اب ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر سمجھیں گے۔ سوال نمبر 1، کوئی صورت نظر نہیں آتی سے کیا مراد ہے؟ جواب میں لکھیں گے یہاں صورت کے معنی طریقہ اور تدبیر یا حل کے ہیں۔ کسی بھی مسئلے یا مشکل کے حل ہونے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا یا کوئی تدبیر سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو۔ سوال نمبر 2، دوسرے شعر کا مفہوم بیان کیجیے۔ تو جواب میں لکھیں گے اس کا مفہوم ہے کہ موت کا تو ایک وقت مقرر ہے، وہ اسی معین وقت پر آئے گی، لیکن نیند کا تو وقت مقرر نہیں ہے، پھر رات بھر کیوں جاگتے رہتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں موت کے آنے کے بعد نیند نہیں آ رہی ہے، یعنی کہ آنے کی وجہ سے؟ سوال 3، کعبہ جانے سے شاعر کو شرم کیوں آتی ہے؟ جواب میں لکھیں گے اپنی بدعمالیوں کے بعد شاعر شرما رہا ہے کہ وہ کس منہ سے کعبہ جائے گا۔ اب اگر یہ ویڈیو آپ کو آپ کے لیے یوزفل لگتی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔